लास्ट लेक्चर अपन ने मैनिपुलेटिव पे बात करी थी कि किस किस तरीके से मेरे क्लिनिक में मुझे देखने में आया। आप लोगों को बहुत दूसरे तरीक़ों से भी देखने में आ सकता है वो, है ना। मेन चीज़ क्या होती है? बेसिक फीलिंग। बेसिक फीलिंग को समझ लेना। बेसिक फीलिंग किस तरीके से समझी जा सकती है? ठीक, बेसिक फीलिंग डिक्शनरी में जाके नहीं समझी जा सकती है। बेसिक फीलिंग समझी जा सकती है लाइफ में जाके, ठीक है ना। तो लाइफ रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड स्टडीज़, ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड स्टडीज़, साइकोलॉजीज एंड सुपर साइकोलॉजीज, जिसको लोग बाग रिलीजियस टीचिंग्स बोलते हैं, मैं उसको सुपर साइकोलॉजी बोलता हूँ। ऐसी चीज़ों की स्टडीज़ और इस तरह अलग अलग तरह के लेक्चर्स को अपने आप को एक्सपोज करके एक्सपोजर अलग अलग, ये मत देखो कि कौन बोल रहा है। अध्यात्म की दुनिया में एक इंटेलिजेंस की एक बहुत ज़बरदस्त परिभाषा, बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंट वो आदमी है कि जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है, चाहे वो कोई मोमेंट हो, चाहे कोई ख़ास तरीके का इंसान से उसका पाला पड़ रहा हो, ख़ास तरीके की घटनाएं से पाला पड़ रहा हो, कोई दुख की घटना घट रही हो, कोई खुशी की घटना घट रही हो, कोई भी चीज़ आ रहा है, उसका एंड वो देख पाए कि इसका सोर्स क्या है, वो है इंटेलिजेंट पर्सन। एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग? ईश्वर, खुदा, ये देख पाए तो सारा नॉलेज उसी का है। अलग अलग लोग, जैसे कि तुम एक्सप्लेन करोगी किसी चीज़ को, मान लो तुमने समझा, कभी तुमने अपने तुम्हारे स्टूडेंट्स कभी हुए, तुम्हारे क्लिनिक्स में आए बच्चे सीखने और तुमने एक्सप्लेन किया, तो ख़ास नज़रिया उसमें तुम्हारी ख़ास इंडिविजुअलिटी उसमें मिली हुई है, एनरिच होता है, समझने में आसानी होती है। एक्सपोजर एक तरह का आहार है। आहार ईटिंग नहीं है, वो उसका एक पार्ट है। आहार का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आप अपने सेंसेस के थ्रू लेते हैं, तो आहार कैसा रखना है आपको, अपनी संगति कैसी रखनी है, अपनी उठक बैठक कैसी रखनी है। तो इससे ये धीरे धीरे आप बेसिक फीलिंग्स समझने लग जाते हो। कैसे? अभी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने जब पिछली बार मैनिपुलेटिव पे बात करी थी तो सोचा था कि बस इस पे बात करके ख़त्म हो गया। अब आप लोग अपने क्लिनिक्स में इसको यूज़ करो, इसके बेनिफिट उठाओ, काम में आता है रख लो, नहीं काम में आता है फेंक दो। बात समझ में? लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे, कंफ्यूजन्स क्यों होते हैं? बहुत शुरुआत में, जब मैं अपने बहुत शुरुआती टाइम की बात बता रहा हूँ, मेरी अच्छी खासी मैं प्रैक्टिस करता था, अपनी स्टूडेंट लाइफ से शुरू कर दिया था। तो उस वक्त आए माइंड से रीडिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, माइंड ऐसा है कि यहाँ पे वो हुआ कि माइंड के उस पर आप सेलेक्ट कीजिए, माइंड के उस पर आप सेलेक्ट कीजिए। गए सेमिनार अटेंड करने के लिए, कोशिश करने लगे उनकी सुन के उस चीज़ को प्रयोग करने की, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। थोड़े दिनों में मुझे ये समझ में आ गया, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं। अब तो सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, सब चीजें इस्तेमाल हो जाती है। माइंड के थ्रू आप घुस जाओ, जनरलिटीज के थ्रू घुस जाओ,
आप पास्ट हिस्ट्री के थ्रू घुस जाओ, आप फैमिली हिस्ट्री के थ्रू घुस जाओ, आप किसी अनकॉमन के थ्रू घुस जाओ, आप किसी पिक्यूलियर के थ्रू घुस जाओ, आप किसी स्ट्राइकिंग के थ्रू घुस जाओ, जो प्रोमिनेंट आ गया वैसे। तो उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, लोग बाग शब्दों को पकड़ते थे कि पेशेंट ने ऐसा बोला तो हम समझेंगे कि ये रूब्रिक, पेशेंट ने वैसा बोला तो हम समझेंगे वो रूब्रिक। इट इज नॉट दैट इजी। एक्चुअल में ये सवाल इसलिए खड़े होते हैं बिकॉज फीलिंग को समझने में, आप एक्चुअल फीलिंग को समझने में नाकाम हो जाते हैं। मैनिपुलेटिव का सीधा सा मतलब क्या है, अपने फायदे के लिए किसी को इस्तेमाल करने में स्किलफुल होना। डिस्पोजिशन भी हो जाता है लोगों का, और ये आदमी किसी भी तरीके से कर सकता है। तारीफ करके कर सकता है, लालच दे के कर सकता है, डर दिखा के कर सकता है। जैसे किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में अक्सर इस तरह की स्टोरीज आती हैं, लेके पेशेंट्स जाते हैं, छोटा सा फाइब्राइड भी रहता है तो अरे ये आगे जाके कैंसर हो जाएगा, आप तुरंत ऑपरेशन करा लीजिए। अरे बेचारा मरीज तो डर के आधा हो जाता है, ऑपरेशन करा लेता है, उनका उल्लू सीधा हो जाता है। दैट इज मैनिपुलेशन। तो डरा के, लालच दे के, तारीफ करके, एनी हाउ, कुछ एग्जाम्पल्स जब मैंने लास्ट टाइम बात करी थी तो दिए थे। ठीक, अब जैसे कि अपन सिंथेसिस रिपर्टरी में देखते हैं कि मैनिपुलेटिव अलग से रूब्रिक दिया हुआ है, दिया ना। लेकिन जब अपन कंप्लीट रिपर्टरी, डॉक्टर जैनवुड की कंप्लीट रिपर्टरी खोलते हैं और उसमें जब मैनिपुलेटिव लेते हैं तो मैनिपुलेटिव को के लिए वो क्या कह देते हैं, सी डिसीटफुल, जाओ देखो धोखेबाज में, मतलब और बड़ा कर दिया। तो धोखेबाज कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन एक तरह का धोखा है। धोखेबाज बड़ा वर्ड है, जैसे एंगर, क्रोध एक वर्ड है। अब इसकी ब्रांचेस हैं, एंगर की, क्रोध की। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन भी उसकी ब्रांच है। इंडिग्नेशन, रोष, वो भी उसकी ब्रांच है। रेज, हिंसक गुस्सा, सिफिलिटिक एंगर, वो भी उसकी एक ब्रांच है। मोरोजनेस, वो भी उसकी एक ब्रांच है, बदमिजाजी। एब्यूसिव, गाली देना, गाली बकना, ये भी उसकी पहचान है, मतलब एक ब्रांच है। तो ऐसे एंगर की कई ब्रांच है। पर बेसिक फीलिंग, तो बेसिक चीज क्या है, डिसीटफुल, धोखा देने की प्रवृत्ति, धोखा देने का डिस्पोजिशन। अब मैनिपुलेटिव एक खास तरह का धोखेबाज है जो स्किलफुल होता है दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेने में। अब यहां लोगों ने मुझसे पूछा कि सर फिर इंसाइटिंग अदर्स क्या होता है। इंसाइटिंग अदर्स, अब यहां अगर आप फीलिंग नहीं पकड़ेंगे, फील, आपको फील क्या हो जब पेशेंट आपसे मुखातिब हुआ, या पेशेंट ने जब आपको अपनी कोई भी स्टोरी सुनाई, और इस तरह की फीलिंग्स को समझने की इतनी अगर ट्रेनिंग हुई है, जैसे कि अभी अपन ये क्लास कर रहे हैं, फीलिंग को समझने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर देंगे और फिर परसीवरेंस बनाए रखेंगे, पी बनाए रखेंगे, पेशेंस, परसीवरेंस एंड प्रेयर, तो फिर खुदा की मेहरबानी होगी, ईश्वर की कृपा होगी, और वो चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर आने लग जाएगी अपने आप। ठीक, तो
इंसाइटिंग अदर्स की बेसिक फीलिंग क्या है? इंसाइटिंग अदर एक खास तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है, मैनिपुलेटिव इन जनरल, पर कोई जरूरी नहीं कि मैनिपुलेशन हो। इंसाइटिंग अदर्स का प्रयोग होता है मैनिपुलेशन के लिए, लेकिन इंसाइटिंग अदर का प्रयोग अपना बदला निकालने के लिए भी होता है, अपनी जेलेसी जलन निकालने के लिए भी होता है। कैसे समझना? इंसाइटिंग अदर्स से जब आप मुखातिब होंगे तो आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, सामने वाले की किसी भी बात को आपने सुना, पहले तो आप समझ लें कि इंसाइटिंग अदर्स एक्चुअली होता क्या है। इंसाइटिंग अदर्स का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना होता है कि किसी को भी उकसाना, किसी को भी एनकरेज करना, किसी को भी उत्तेजित करना, किस चीज के लिए? क्राइम के लिए नहीं अकेले, क्राइम तो एक छोटा सा वर्ड हो गया, किसी भी हिंसक वायलेंट काम के लिए। जैसे पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में दंगली उकसाते हैं, है ना? हिंसा हो, वायलेंस हो, आत्महत्या के लिए उकसाना, वो भी एक तरह का आत्म। और सुनना, एक हिंसा वायलेंस के लिए उकसाना, दूसरा कोई भी गैर कानूनी चीज को करने के लिए उकसाना। यहां एक मेन चीज हो जाएगी। अभी किसी वजह से हो सकता है, मैनिपुलेशन भी हो सकता है। अगर कोई पॉलिटिक बेसिक फीलिंग आप नहीं समझेंगे, शब्दों में जाएंगे, वर्ड्स में जाएंगे, तो फिर आप मात खा जाएंगे। आप तो बेसिक फीलिंग समझ लो। भाई मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी बात सुन के मेरे को लगा कि मैं किसी दूसरे की ऐसी तैसी कर दूं, दैट इज इंसाइटिंग। है ना? हो सकता है तुम मुझे मैनिपुलेट कर रही हो क्योंकि तुमको राजनीतिक उल्लू सीधा करना हो, लेकिन हो सकता है तुम सामने वाले से जलती हो और उसको सबक सिखाना चाहती हो सकता है तुम्हारे मन में कोई बैर है, बदला अपना निकालना चाहती हो और दूसरों को मोहरा बना रही हो, उसको भड़काना। शब्द ही अलग है भाई, एक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, देखो पूरी लाइन ही अलग है, और एक भड़काना, ये लाइन अलग है कि नहीं है? वर्ड्स ही अलग बनाए गए। समझ में आया? इंसाइटिंग अदर्स है, कैसी फीलिंग आए, किसी के लिए क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए। अच्छा, पता सर आप उसको इतना प्रमोट करते हैं सर, लेकिन क्या है पता है, वो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाता है, वो पीठ पीछे आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है। ये आउट ऑफ जेलेसी भी हो सकता है, आउट ऑफ जेलेसी। ठीक, मैं अपने एकेडमिक वक्त की बात बता रहा हूं। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो उसी वक्त खुदा की मेहरबानी से कॉलेज में लोग बाग जानते थे कि मैं होम्योपैथी में थोड़ा सा वो हूं, तो लोग बाग आते थे मेरे पास, सीनियर्स भी आते थे दवा पूछने के लिए। एंड दिस क्रिएट्स जेलेसी इन सम ऑफ माई क्लासमेट्स। तो हमारी एक मैडम हुआ करती थी, हमको पढ़ाने वाली, मैटेरियलिटी का पढ़ाती थी। उनको स्क्विंट था। तो किसी ने जाके उनसे बोल दिया कि पता है मैडम,
वो अमजद, वो आपको आंखों का भैंगेपन और उनकी कमजोरी, एक लेडी वो भैंगापन, लेडीज अपने लुक्स को लेके कितनी वो होती है, और सबसे ज्यादा चोट उनको लगी होगी इसी चीज से, ये उनकी कमजोरी। तो ये उसने आउट ऑफ जेलसी किया, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किया। वो चिढ़ गई मुझसे, गुस्सा हो गई। और सोचो आज वो हमें स्टूडेंट लाइफ थी, आज हम सालों हो गए उस बात को, आज हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो आज तक नाराज है। पर मैंने कभी सफाई नहीं दी। क्यों नहीं दी? बिकॉज हम नियम क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आप मैनिपुलेट ना हो, आपको कोई भड़का ना पाए, तो कुरान में अपने पैगंबर के तो ईश्वर खुदा अपने इंसानों से ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर तुम्हारे पास किसी भी तरह की कोई न्यूज़ लेके आए तो उसकी अच्छे से तस्दीक कर लो। तस्दीक का मतलब है जांच पड़ताल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम किसी कौम को नुकसान पहुंचा दो और बाद में तुम्हें पछतावा हो। स्ट्रेट। कहां तक सफाई देते फिरोगे? जो जो सोचता है सोच ले, फ्री हो। ये सबसे बड़ी फ्रीडम होती है। गौस पाक बहुत बड़े सूफी सेंट, किंग ऑफ सूफी सेंट कहते हैं, वो कहते हैं कि वो इंसान ने दुनिया का सबसे बड़ा बोझ अपने सर से उतार के रख दिया, जो आलोचनाओं यानी कि क्रिटिसिज्म और तारीफ से फ्री हो गया। दोनों से फ्रीडम मिलती है, एक से नहीं मिलती। सोचो कि तारीफ ही तारीफ ले लो तो फिर आलोचना भी लेनी ही पड़ेगी। ये दुनिया का नियम बनाया है, दिन चाहिए तो रात भी लेना ही पड़ेगा। सोचो कि दिन ही दिन मिल जाए, ये संभव ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, बनाया नहीं ऊपर वाले ने ऐसा। सो इंसाइटिंग अदर्स, समझ में आया? मैं समझाने की कोशिश करी। इंसाइटिंग अदर्स मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन हाँ, जरूरी नहीं कि हमेशा मैनिपुलेशन हो। कोई अपना बदला पूरा, कोई अपनी जेलेसी निकालने के लिए, कोई अपनी खुन्नस निकालने के लिए, कोई राजनीतिक फायदा हासिल करने के लिए, तो वो हो गया क्या कहते हैं मैनिपुलेशन में आ गया। बट कोई जरूरी नहीं कि हर केस में मैनिपुलेशन हो। बट बेसिक फीलिंग ये है कि उकसाना किसी को, कोई भी वायलेंट या कोई भी अनलॉफुल एक्शन के लिए, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, अनलॉफुल है आत्महत्या, वो भी आ जाएगा इंसाइटिंग। किसी को दंगों के लिए उकसाना, इंसाइटिंग, है ना? क्लियर? इंसाइटिंग और मैनिपुलेटिव क्लियर हुआ? ठीक। लेकिन इंसाइटिंग जब मैं देख रहा था सिंथेसिस रिपोर्टरी में, तो उसके नीचे एक वो दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस, डिफायंट। डिफायंट व्हाट इज डिफायंट? क्या होता है ये डिफायंट? इंसाइटिंग तो भड़काना, डिफायंट इंसाइटिंग तो किसी को भी अनलॉफुल या वायलेंट एक्शन के लिए भड़काना। पर डिफायंट का मतलब ही यहां दूसरा है। डिफायंट का मतलब होता है ऐसा इंसान, ऐसा डिस्पोजिशन किसी भी इंसान का, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, कि अगर कोई अथॉरिटी हो, जैसे घर में किसकी अथॉरिटी थी? बाप की। उसकी सबको माननी पड़ती है, उसकी जो मेन कमाने वाला, मेन डोमिनेंट रहता है, सबको उसकी माननी पड़ती है। बट डिफायंट, जो किसी भी दबाव, किसी भी अथॉरिटी को बर्दाश्त करने से बोल्डली रजिस्ट कर देते हैं। बच्चों को लेके आते हैं, माँ बाप बोलते हैं मैडम इसकी एक खास बात है। बोले सर, डॉक्टर साहब बताएं मेरे क्लिनिक में, वही बता रहा हूं मैं आपको, इससे प्यार से आप कुछ भी करवा लो। लेकिन जहां आपने दादागिरी करी और दबाव डाला तो बोल देता है नहीं कर रहा, जो करते बने कर लो, मार, चलो मार भी लो। दे बोल्डली रेजिस्ट। क्रांतिकारी लोग, दे आर डिफाइंड।
सिस्टम, सरकार, जो अथॉरिटी उनके ऊपर डाली, ये नहीं कर रहे हम तुम्हारी ऐसी चीज। दे बोल्डली रेजिस्ट द अथॉरिटी। अब इसका और इंसाइटिंग से क्या लेना देना है? इंसाइटिंग के साथ क्यों दिया हुआ है? एक है किसी को वायलेंट या कोई अनलॉफुल एक्शन के लिए उकसाना, और एक है किसी भी अथॉरिटी को बोल्डली रेजिस्ट करना अगर कोई दबाव डाले किसी भी तरह का। नहीं, दैट इज डिफाइंड। नहीं कर रहा है। देखिए ना, इसको कोई काम के लिए बोलती है ना, साफ बोल देता है कि नहीं कर रहे। और मम्मी बोलती है ठीक है अब आना मेरा, हाँ नहीं चाहिए कुछ, जो करते बने कर लो। That is the attitude, defiant attitude. They boldly resist the authority, authoritative pressure. तो इसका मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कहता हूं कि बेसिक फीलिंग समझना जरूरी है। डिफाइंड की बेसिक फीलिंग समझे। डिफाइंड दिख सकता है कि ये भड़का रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो भड़का रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अपने हिंदुस्तान के इतिहास में जब कांग्रेस लगातार बार बार जीतती चली आती थी, इंदिरा गांधी का राज हुआ करता था, तो जो भी पार्टी बार बार जीतती है, मैंने देखा है अपने बचपन से लेकर अभी तक, मैक्सिमम लोग को ये वहम हो जाता है कि जमाना हमसे ही है, हम ही हम हैं, हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं, बाकी सब साले बेवकूफ़ हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो इसी तरह की तानाशाही टाइप की कुछ होने लगा था 1977 की बात। तो इसके खिलाफ एक बड़े सादे और एक बड़े क्रांतिकारी टाइप के इंसान ने, शायद बिहार साइड के थे, जयप्रकाश शायद, उनने एक आंदोलन खड़ा किया था कि नहीं, हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे, है ना, शायद जेपी, जयप्रकाश नारायण। ठीक। अब वो जो सरकारी दबाव, सरकारी दमन, सरकारी अत्याचार के अगेंस्ट में वो आदमी खड़ा हुआ और जनता को भी बोल रहा है कि आप लोग को भी खड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा आंदोलन था। 1977 में इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी इंदिरा गांधी सरकार को। सबको पकड़ पकड़ के जेल में ठूस दिया था, सारे नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, ये वो सब जेल में ठूस दिए गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत बुरा हारी भी थी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ठीक। तो अब ये आदमी जो थे, ये लगेगा आपको ये भड़का रहे, भड़का नहीं रहा, ये क्या कह रहा है, इसकी फीलिंग क्या है लोगों से कि ये जो अत्याचार हो रहा है ना, ये जो हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है ना सरकारी, रेजिस्ट करो इसको, नहीं मानेंगे हम। अब लोगों को, अगर आप शब्दों को पकड़ोगे आपको लगेगा ये भी इंसाइटिंग अदर्स, ये भी तो भड़का ही रहा है सरकार के खिलाफ। बट द बेसिक फीलिंग इज दैट they are resisting the authority. That is why they are defiant. तो इसलिए बेसिक फीलिंग समझना और पकड़ना कितना जरूरी है ना। अब समझ में आया कि डिफाइंड यहाँ पे क्यों दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस में, इंसाइटिंग के नीचे, इसलिए दिया हुआ है ना, कि आप अच्छी तरीके से समझ लें और यहाँ पे धोखा मत खा जाना। डिफाइंड को इंसाइटिंग समझ लेना, इंसाइटिंग को डिफाइंड समझ लेना, मैनिपुलेटिव को इंसाइटिंग समझ लेना, इंसाइटिंग को मैनिपुलेटिव समझ लेना। शब्दों को पकड़ोगे, वाक्यों को पकड़ोगे तो यही होगा। शब्द कुछ भी हो सकते हैं, वाक्य कुछ भी हो सकते हैं। आपको जैसा कि डॉक्टर कैंट ने कहा है कि होम्योपैथ मस्ट हैव टू डेवलप अ मेंटल आई, एक मन की आंख डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे डेवलप होती है? ऐसी होती है जो अभी अपन यहाँ फीलिंग डिस्कस कर रहे हैं, इसको अपने आप को एक्सपोजर दे रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों से सुन रहे हैं, अलग अलग नज़रिए सुन रहे हैं। आपका एक अपना नज़रिया धीरे प्रैक्टिस में भी कोशिश कर रहे हैं,
सफल हो गए तो समझ में आ गया कि हमने सही समझा, और असफल हो गए तो समझ में आ गया कि ये समझने में गड़बड़ हो गई और समझना बाकी है। एंड दैट इज़ द प्रोसेस। ठीक, तो अब क्लैरिटी हो गई कि व्हेन टू टेक मैनिपुलेटिव, व्हेन टू टेक इंसाइटिंग अदर्स, एंड व्हेन टू टेक डिफाइंड। ठीक,